डॉक्टर जय गोयल उपस्थित हो गई है तो प्रार्थना करनी। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो प्रार्थना कर लेते हैं। स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके पश्चात प्रार्थना। ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। आज की समवाई क्लासेस में डॉक्टर जया गोयल का स्वागत है, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव का स्वागत है, धनंजय सिंह का स्वागत है, श्री वीपी सक्सेना जी का स्वागत है, एम.के. यादव जी का स्वागत है। हम लोग समवाई क्लासेस में प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं एस्पस से, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज है। वहां के 3 मनीषियों से हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है, उन्हीं को हम आगे अपने बीच में, अपने लोगों में के बीच में और उनके माध्यम से जन अभियान के तहत लोगों में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे 3 मनीषी कौन हैं? एक हमारे ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर हैं, दूसरे जेपी अग्रवाल सर हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस्पस के, और तीसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं एस.एस. सराफ साहब। वो 3 मनीषी हैं जिनकी वजह से एस्पस एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, और जो एस्पर्स का उद्देश्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएं, उसकी पीड़ा यानी बीमारी को हरें और उसको एजुकेट भी करें, उसको शिक्षित भी करें, ताकि वो इस चिकित्सा शिक्षा को ग्रहण कर ले और आगे चलकर जन जन ताकि जन कल्याण की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो हम समय अधिक नहीं लेते हैं, हम सभी अपने मनीषियों के प्रति श्रद्धावनत हैं, गुरुओं के प्रति श्रद्धावनत हैं, और हम समवाय फाउंडेशन के माध्यम से उस विधा को, शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर जया गोयल उपस्थित हैं। वो टीसीएम, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहलाता है, उसमें पहले लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स हैं, जिनको स्पेशल मीटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, और उसके बाद लॉ ऑफ पैसेज पॉइंट्स हैं, जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहलाते हैं। उन पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। ओवर टू डॉक्टर जया गोयल। नमस्कार। एक्चुअली में मेरा कैमरा वो नहीं वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। आज हम लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स करेंगे। ये 8 बिंदु होते हैं, ये 8 बिंदु हैं जिनसे पे उपचार से हम पूरे बॉडी का पर्टिकुलर हर पॉइंट के लिए पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये हमारे हर अलग अलग मेरिडियंस पे उपस्थित हैं। ये विशेष पॉइंट है, इनको उपचार देने से हम जैसे बोन का या ब्लड की हर एक चीज के लिए डिफरेंट 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार हम इन पॉइंट्स पे कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है। जैसे UB11 है, ये जो है बोन मीटिंग पॉइंट है। इस पे ये बोन मीटिंग पॉइंट है, तो ये इसकी हम जब हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इसका इफेक्टिव रहता है। कैल्शियम की बढ़ जाता है इससे हमारे शरीर में, और बोन को जुड़ने में जिन भी चीजों की जो जरूरत होती है वो इसको ये पूरा करता है। कहीं हड्डी टूट जाती है या जोड़, तो उसके लिए फ्रैक्चर जो होता है, किसी का अगर पैर छोटा बड़ा होता है, बहुत छोटा बड़ा, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा छोटा बड़ा हो, मिलीमीटर्स में ही छोटा बड़ा होता है, या सेंटीमीटर्स में भी नहीं होता, मिलीमीटर्स में होता है। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, उसी में पैर चलने में लचक आ जाती है। तो उस पे भी हम, उसके लिए भी हम इस बिंदु पे उपचार देते हैं। और जो पैराथायराइड, और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है हमारा, उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। उसमें काफी अच्छा असर करता है। और चूने की कमी होती है, ये उसको भी पे भी असर करता है, उसे बहुत बढ़ाता है, कमी का दूर करता है। फिर LU9 पल्स मीटिंग पॉइंट, आर्टरीज में, या फिर हम कहेंगे आर्टरीज मीटिंग पॉइंट। डॉक्टर वॉल के अनुसार जो ये बिंदु होता है, डॉक्टर वॉल आप चाहे 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे। डॉक्टर वॉल के अनुसार ये लिम्फ सिस्टम को प्रॉपर वे में
जो हार्ट का लिम्फ सिस्टम है उसको अच्छे से चलाने में हेल्प करता है, सुचारू रूप से कार्य करने में उसका हेल्प करता है। और जो है और जो हम ओल्ड चाइनीज या जो प्राचीन चाइनीज एक्यूप्रेशर नियमों के अनुसार इससे जो होती है हमारी आर्टरीज और पल्सेस वगैरह को में सुधार आता है। थोड़ा सा ऊपर करिए। इस बिंदु को का उपचार कॉर्पस रिवर से लाश पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा। कॉप सर्वाइवर पॉइंट है, मतलब यानी अगर मुर्दे में भी जान फूकने वाला पॉइंट है ये। और ये बिल्कुल कलाई पर बिल्कुल अंगूठे की तरफ कलाई पर होता है, इस जगह पर ये पॉइंट है। अंगूठे की तरफ जैसे होगा कॉक्स रिवाइवर पॉइंट ये है, अंगूठे की तरफ ये बिल्कुल कलाई में होता है। इसका वर्चुअली क्या, जहां पर पल्स मिलती है वहीं पर इसको देखा जाता है। जहां पर डॉक्टर जैसे पल्स देखते हैं वहीं पर ये होता है, और वहां पर आप रखेंगे तो आपको पल्स दिखेगी। हल्के से देखेंगे तो पल्स, छुएंगे तो पल्स आपको दिखेगी। तो वहीं पर अगर पल्स मंद पड़ने लगे तो इस पर उपचार दीजिए आप। क्यों? इसको कॉप्स रिवाइवर पॉइंट, मतलब मुर्दा में भी प्राण फूकने वाला पॉइंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर डॉक्टर वॉल ने क्या किया है, डॉक्टर वॉल ने बाहर, अंगूठे के बाहर की तरफ लिम्फ मेरिडियन बताई है, और अंगूठे के जो अंदर साइड है उसमें लंग्स मेरिडियन बताई है। तो वर्चुअली लिम्फ मेरिडियन और लंग्स मेरिडियन का मार्ग लगभग मोर और लेस एक ही है। इसलिए ये हृदय का जो लिम्फ सिस्टम है वो LU9 से सुधरता है। इसकी वजह से आपका पल्स जो है ठीक होता है, हार्ट की फंक्शनिंग ठीक होती है। इसलिए इसको LU9 इज पल्स मीटिंग पॉइंट है, यानी पल्स को ठीक करने वाला पॉइंट है। जी मैडम आगे। CV17 एनर्जी में ये जो हमारी की होती है एनर्जी मीटिंग पॉइंट है। इस बिंदु पे उपचार देने से पेरिकार्डियम एवं लंग्स में बैलेंस हो जाता की बैलेंसिंग करता है। शरीर में की जो हमारी शरीर की ऊर्जा है उसे सुधारता है। यह पॉइंट अस्थमा और हार्ट अटैक के उपचार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर हमारे तो ये वाला पॉइंट जो है पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है। हम लोगों ने देखा, अभी देखेंगे आगे चल के, फ्रंट शू पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है। और पेरिकार्डियम क्या है? वो हार्ट का कवरिंग है। तो इसलिए इसको एनर्जी का पॉइंट कहा जाता है। और आप वैसे देखिए कि हम लोग सारी बातें क्या कर रहे हैं, ये 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स का महत्व क्या है। ये सारी जो, जैसे दो चीजें, हमारे रक्त हो सकता है, हमारे में क्या कहते हैं बोन हो सकती है, हमारे में एनर्जी हो सकती है, हमारे में तरल हो सकता है, और हमारे इसमें नर्व्स और मसल हो सकते हैं। इन सब के लिए अलग अलग पॉइंट्स किए गए हैं। जो उपचार आप कर रहे हैं वो करिए, लेकिन एनर्जी में इन सब पर भी ध्यान दीजिए, ताकि इनको भी आप सिंगल पॉइंट पर बहुत बढ़िया फंक्शन कर सकते हैं। जी। UB17 पे आते हैं हम। UB17 ब्लड मीटिंग पॉइंट है। इसमें शरीर का जो हमारे लिक्विड्स हैं, जैसे हमारा ब्लड हो गया, रस या जो भी फ्लूइड्स हैं, उनका नियंत्रण इस पॉइंट पे महत्व से किया जाता, बहुत महत्वपूर्ण है उनका नियंत्रण के लिए ये पॉइंट। तो जब भी हमारे को कोई भी अगर फ्लूइड की या किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की, तो इस पॉइंट पे उपचार UB17 पे उपचार देने से उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो अगर एक्सेस में तो रिड्यूस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है GB34 नर्व एंड मसल मीटिंग पॉइंट, जो हमारी नर्व मसल्स में और जो टेंडन जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर तो ये जो उससे रिलेटेड जो मसल्स की और नर्व की मिला के जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे पैरालिसिस है उसमें आप देखते हैं नसें कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से मसल्स काम नहीं करती हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें पूरा शरीर अकड़ने लगता है, वो भी मसल्स पे असर करती है, उनकी नर्व्स काम नहीं कर रही होती हैं। पोलियो है, इन तो ये सारी जो होते हैं नर्व और मसल दोनों को मिला के ये बीमारियां उनसे रिलेटेड होती हैं, तो मांसपेशियों वगैरह के लिए ये बहुत ही अच्छा उपचार बिंदु है, जिसमें आप बहुत अच्छे से उसको जब आप उन पे यहाँ पे GB34 पे ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें पुरानी से पुरानी बीमारी जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। पोलियो भी काफी हद तक ठीक हो जाता है इससे, इस पे उपचार देने पे। फिर हम आते हैं GB39 बोन मैरो एंड मेडुला मीटिंग पॉइंट। बोन मैरो में आपको हम सभी जानते हैं कि बोन मैरो में जो है ब्लड बनता है, तो इसमें जो ब्लड को बढ़ाने का जब हम बोन मैरो पे ट्रीटमेंट देंगे तो उससे हमारा जो अगर बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी है तो वो भी पूरी होगी। अगर इसे डेफिशिएंसी है तो टोन करेंगे। तो और जो मेडुला है वो जो है इनर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। जो जो मेडुला होता है वो इनर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। बोन मैरो जो बोन के जो लंबी बोन होती है, जैसे हमारी फीमर हो गई या ये है तो उनके अंदर के कैविटी होती है उसे बोन मैरो कहते हैं। तो जो और तो ऐसे ही जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो इनर पार्ट होता है उसे हम मेडुला कहते हैं, और बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स होता है। जो इनर पार्ट रेडिश ब्राउन पार्ट है उसका एड्रिनल ग्लैंड का वो मेडुला होता है। ऐसे ही किडनी का जो इनर पार्ट है वो मेडुला होता है, और जो आउटर पार्ट होती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। तो ये जो किडनी के इनर पार्ट की कोई प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड की कोई इनर पार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर बोन मैरो की में कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उस और जो ब्लड कैंसर हो या फिर है तो उसमें भी हम जो है वो बोन मैरो का ही ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल बढ़ने लगते हैं और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल कण होते हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं। तो हम जब उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जब बढ़ने लगते हैं तो फिर ब्लड कैंसर के लिए भी वो बहुत अच्छा है, उसके लिए इलाज होता है। इस हमारे इस कोई GB39 पर, या फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर पूरे शरीर में किसी भी जगह नमनेस आ रही है, सुनपन हो रहा है, कहीं अकड़ाहट है, अकड़ने लगता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अकड़ाहट फील होती है कि जाम सा हो जा रहा है, शरीर नहीं काम कर रहा, तो उन सब के लिए GB39 पे उपचार दिया जाता है। अगर बॉडी पेन कह रहे हैं कि पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी यहाँ पे दर्द है, कभी पेशेंट एक दिन आपको कहीं बताएगा, फिर कभी कहेगा कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ऐसे छूने पे पता नहीं चल रहा है लेकिन दर्द है, मेकआउट नहीं हो रहा, तो GB39 पे ट्रीटमेंट करने पे आराम जो मिलता है। और मिर्गी का दौरा है, किसी भी तरह के दौरे हैं तो वो भी GB39 पे उपचार देने पे ठीक हो जाते हैं। फिर CV12 जो है
यांग ऑर्गन मीटिंग पॉइंट या फिर हॉलो ऑर्गन, आपको पता है यांग ऑर्गन को हॉलो ऑर्गन भी कहते हैं। फ्लू मीटिंग पॉइंट है, इसमें यांग ऑर्गन की जितनी भी कोई भी बीमारी है उसके लिए इस GB12 पे वो ट्रीटमेंट देते हैं। आपको GB12 पे ट्रीटमेंट देने से जो है दस्त, पेशाब, आपको यूरिन से रिलेटेड जितनी है, या फिर आपको लूज मोशन है तो, या आपको बर्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन सब चीजों के लिए ये जो होते हैं पसीना आना, ये सब के स्टमक से या यांग ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इनकी जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों का उपचार CV12 पे देते हैं। कितना भी लूज मोशन हो रहा, अगर आप CV12 पे येलो कलर लगा लें 10 मिनट में असर आ जाएगा। कोई दवाई या कोई चीज इस पे इतना असर नहीं करती। CV12 पे अगर आप येलो कलर लगाते हैं तो एकदम लूज मोशन एकदम रुक जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड में होता है कि जो हम रिंग फिंगर, मेरा आज कैमरा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से, वरना मैं आपको बताती कि इस जगह पे हथेली पे आता है तो उसमें आपको आराम मिलता है। फिर लिवर 13, ये यिन ऑर्गन मीटिंग पॉइंट है सॉलिड ऑर्गन्स का। जेंग पॉइंट भी कहते हैं ऑर्गन मीटिंग पॉइंट। ये एनर्जी का जो बैलेंस अगर कहीं बिगड़ता है तो एनर्जी बैलेंस बिगड़ने पे इस पे ट्रीटमेंट देते हैं। वो एक ऑर्गन का, ये मैन 2-3 ऑर्गन का भी होगा तो भी एनर्जी बैलेंस अगर थोड़ा सा भी कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम भी होगी एनर्जी, या कहीं पे कम है तो कहीं ज्यादा भी होगी। तो उसे बैलेंस करने के लिए हम लिवर 13 पे ट्रीटमेंट देते हैं। और ये जो हमारे जो है इट इन्फ्लुएंस ऑल दी बॉवल मूवमेंट्स जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लॉ ऑफ 5 शू पॉइंट्स, लॉ नहीं, पैसेज पॉइंट ना, या पैसेज पॉइंट, ये हम लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट। लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हर एक मेरिडियन पे होते हैं। ये पॉइंट यिन एंड यांग और चैनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको पे उनका कम्युनिकेशन होता है, एक तरह से एक दूसरे से बात करने का तरीका है। ये मान लीजिए इनका, क्योंकि ये हर एक मेरिडियन का जो यिन है तो उसकी यांग ऑर्गन है, और यांग है तो उसके यिन ऑर्गन है, तो उसमें उनका ये आपस में बात करने का तरीका है। और पैसेज पॉइंट है, पैसेज पॉइंट इसलिए कहते हैं कि ये पैसेज है एनर्जी का एक ऑर्गन से, एक मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन में जाने का, इसलिए इसे पैसेज पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये यिन ऑर्गन से की एनर्जी यांग में और यांग की यिन में लाने का एक वो पैसेज है। एक सेकंड जरा मैम, थोड़ा सा डॉक्टर जया, 1 मिनट। देखिए लॉ कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो है, हम लोगों ने ये बताया जो चाइनीज मेरिडियन में सारी मेरिडियन लंबवत है, मतलब वर्टिकल है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अब हम लोगों ने कहा कि ये एक मेरिडियन है, और ये कहा कि प्रत्येक मेरिडियन है उसमें 2, एक यांग है और एक इन है। तो अब यांग और इन जो उसके किसी, मतलब एक यांग ऑर्गन हुआ लेकिन बस एलिमेंट वही है। जैसे कास्ट है, कास्ट में हम लोगों ने कहा, वुड में हम लोगों ने कहा कि लीवर भी है और गालब्लैडर भी है, तो लीवर की मेरिडियन भी जा रही है और गालब्लैडर की मेरिडियन भी जा रही है। लेकिन ये अपन आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, कहीं तो कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब एक ही एलिमेंट है। तो वो कनेक्टिंग जो पॉइंट है, ये पैसेज पॉइंट के लिए कहा गया रास्ता है
अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट में, एक एलिमेंट के दो भाग हुए, इसमें यांग हो गया, एक इन हो गया, तो अगर यांग में एनर्जी अधिक है तो उसको इन में ट्रांसफर करना है, या इन में एनर्जी अधिक है तो उसको यांग में ट्रांसफर करना है, तो ये उसके लिए पैसेज पॉइंट होते हैं। इसलिए मोर और लेस दे आर नॉट वर्टिकल पॉइंट्स बट दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी या जिगजैग लाइन होंगी, बट दे आर नॉट क्या कहते हैं, लंबवत लंबवत नहीं होंगे, वर्टिकल नहीं होंगी ये। तो वर्टिकल यानी चाइनीज मेरिडियन में वर्टिकल मेरिडियंस के अलावा भी कुछ मेरिडियंस हैं जो वर्टिकल नहीं है। बस चलिए वही पॉइंट बताया मैडम ने। चलिए जी मैडम। इन्हें ये जो जंक्शन पॉइंट है, तो ये प्रत्येक मेरिडियन को यांग और इनको जोड़ते हैं। जैसे हार्ट का जैसे हम जो फायर एलिमेंट लेते हैं, फायर एलिमेंट के जो दो ऑर्गन है वो है हार्ट मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इन लोगों को जो हार्ट का जो पैसेज पॉइंट है वो 5 और स्मॉल इंटेस्टाइन का 7 है। तो इन दोनों मेरिडियन को जो जोड़ते हैं, जुड़ी हुई है, तो ये H5 और SI7 से जुड़ी हुई है। तो अगर हार्ट में ऊर्जा कम होती है तो H5 को टोन करेंगे और SI7 को सिडेट कर देंगे। तो इससे ऊर्जा जो है SI स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर में ज्यादा है और हार्ट में कम है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट में ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर हार्ट में ज्यादा है तो उसको अपोजिट कर देंगे, तो हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर जैसे हमें पहले भी पढ़ा था हमने शुरू के चैप्टर्स में कि जो ऑर्गन का जो स्टोरेज होती है एनर्जी की, तो वो कम और ज्यादा जैसे होती है कि हस्बैंड के पास ज्यादा है तो एक को हस्बैंड मानते हैं, एक को वाइफ मानते हैं, तो वो एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं। अगर एक के पास ज्यादा है तो वो दूसरे से ले लेगा, दूसरे के पास ज्यादा है तो पहले को दे देगा। जिसमें एनर्जी कम होती है, इस सिद्धांत के अनुसार जिसमें एनर्जी कम होती है, आपको उसके पैसेज पॉइंट पर ही, उसके रास्ते के पॉइंट पर ही, पैसेज पॉइंट जो बोलते हैं उसी पर उपचार देना है। तो जैसे इफ हार्ट में कम है तो हम H5 पे दे देंगे तो वो बढ़ जाएगी। एनर्जी फ्लो जो है वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से H5 की तरफ को चला जाएगा और H7 के थ्रू। और अगर H7 में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कम, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में कम है तो H7 पे देंगे और H7 और H5 के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो इससे जो ट्रीटमेंट है ये इसमें हम जो है किसी की स्किन प्रॉब्लम है तो अगर किसी को पेन है या स्किन प्रॉब्लम है जो पॉइंट के पास में है, जैसे H7 के पास में या SI7 के पास में, तो उस पे उपचार देने पे ठीक हो जाता है। तो इससे ऊर्जा कम ज्यादा करी जा सकती है। और अगर दाहिने बाइन लेफ्ट एंड राइट के जो मेरिडियन है, हमें पता है हर मेरिडियन का एक लेफ्ट में जा रही होती है, एक राइट में जा रही होती है। तो उसको अगर हम उस ऊर्जा को हम लेफ्ट से राइट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें, या राइट से लेफ्ट में भी संतुलन करा जा सकता है। एक तरफ अगर लेफ्ट की ज्यादा है तो हम
लेफ्ट और राइट की कम है, तो हमें उनको दोनों राइट और लेफ्ट पे के पॉइंट पर पैसेज पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे तो फिर वो दोनों संतुलित हो जाएंगी, लेफ्ट एंड राइट की। और जो हमारे ऊपर करिएगा, नेक्स्ट पेज। जो पैसेज पॉइंट का प्रभाव उन ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, जैसे जो मिडनाइट लॉ ऑफ मिडनाइट एंड मिड डे का जो लिंक्ड होते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर का जो है शाम को 3 से 5 बजे का टाइम है, और लंग्स का जो है सुबह 3 से 5 बजे का टाइम है। तो उन दोनों उस ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो भी जैसे लंग्स का LU7 है, तो उस पे पॉइंट पे उपचार देने पे तो दूसरे पॉइंट से वो जो है एनर्जी अगर लंग्स में कम है तो वो LU7 पे और UB58 पे उपचार देने पे वो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में कम है तो वो उसी तरह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अब आप जो मिड डे और मिडनाइट वाले रिलेशन है वो भाई बहन की तरह माना गया है, तो वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, हमें क्लॉक टाइम पे ट्रीटमेंट देना है। जैसे बाकियों का किसी भी टाइम पे दिया जा सकता है, लेकिन जो हमारे को ये मिड डे और मिडनाइट वाला ट्रीटमेंट लेना है, तो जो ऑर्गन का क्लॉक टाइम है और जिस टाइम पे उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे लंग्स की सबसे ज्यादा एनर्जी मॉर्निंग में 3 to 5 है, और यूरिनरी ब्लैडर की सबसे ज्यादा एनर्जी इवनिंग में 3 to 5 है। वैसे ही लंग्स की सबसे कम एनर्जी इवनिंग में 3 से 5 बजे है, और यूरिनरी ब्लैडर की मॉर्निंग में 3 से 5 पे। तो उसी टाइम पे ट्रीटमेंट देंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फिर ये हमारे वो पॉइंट्स आ गए सारे। लंग्स का क्या है, फिर ये सिम्टम्स है, कब हम मेक आउट कर लें किस पॉइंट पे किस टाइम किसकी एनर्जी कम या ज्यादा है, ये हम इस पे मेक आउट कर सकते हैं। ये लंग्स मेरिडियन की और की सिम्टम है, जब बहुत ज्यादा जमाई आता है, यॉर्निंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है यंग्स LU7 पे ट्रीटमेंट देना है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की LI6 है, तो उसमें दांत ठंडे होना, डायफ्राम से जुड़ा हुआ जो होती है, डायफ्राम में जकड़न हो गई, तो वो डायफ्राम का जो एरिया होता है, डायफ्राम वो मसल होती है जो हमारे को लंग्स के नीचे होती है और एब्डोमेन से ऊपर होती है। जो पेट वगैरह डायफ्राम के नीचे होते हैं और लंग्स उसके ऊपर होते हैं, तो वो चेस्ट और एब्डोमेन को डिवाइड करती है। स्टमक मेरिडियन का ST40 है, वो पैरों में कमजोरी आ जाती है, कफ बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो हम जो स्टमक मेरिडियन पे के ST40 पे ट्रीटमेंट देंगे। स्प्लीन मेरिडियन का के 2 पॉइंट है, एक SP4 है और एक SP21 है। SP21 ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ये जो है, ये मान सकते हैं ये जो सबका लीडर है, लीडर की तरह। तो ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस पे SP21 पे ट्रीटमेंट देने से रिलीफ मिलता है। फिर हम हार्ट मेरिडियन पे आते हैं। हार्ट का H5 है। H5 सारे शरीर की हड्डियों को जोड़ने
हड्डी और जोड़ों के कमजोर होने के हो तब उसके उस पे होता है, या बॉल तो उस कमजोर होती हैं तब उस पे ट्रीटमेंट देते हैं। फिर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का SI7, आंखों में जलन होती है तो SI7 पे ट्रीटमेंट देने से आंखों की जलन काफी हद तक दूर हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन UB58 शरीर में जल तत्व को बढ़ाने के लिए होता है। फिर हमारे किडनी मेरिडियन का K4, सर पेज के ऊपर करिएगा। K4 पे होता है हाइपर इमोशन, मतलब कि जो हाइपर इमोशन होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी भावुक हो जाता है कोई जना, एकदम रोने लगता है किसी भी बात पे एकदम से। आप देखते होंगे कई बार कोई कुछ लोग टीवी सीरियल देखते देखते रोने लगती हैं, वहीं कुछ लोग एकदम उनके साथ कोई भी दुखद वो होता है देख के भी रोने लगे, तो वो हाइपर इमोशन होता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है K4 पे दिया जाता है। पेरिकार्डियम मेरिडियन, ये जो है डिस्टल पॉइंट पे है, और ये स्टिफनेस एंड इनएबिलिटी टू टर्न हेड, मतलब कि सिर घुमाने में भी जो दर्द होता है उसका जो है वो पेरिकार्डियम मेरिडियन के लिए के P6 पॉइंट पे दिया जाता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का TW5 ट्रिपल वार्मर का फ्लैसिडिटी, मतलब कि सिंड्रोम ऑफ एल्बो जॉइंट, मतलब कि बहुत ढीला सा पड़ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, बहुत ज्यादा इस वो जो है स्टिफ रहेगा या फिर एकदम से वो हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें एल्बो जॉइंट में। गॉल ब्लैडर मेरिडियन GB37, इनएबिलिटी टू वॉक करने में जो तकलीफ होती है, दर्द होता है जब भी वो कहेंगे चलते, उन्हें कोई भी परेशानी होगी वो सिर्फ चलने के टाइम पे होगी, वैसे बैठे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, वो जैसे ही चलेंगे तो थोड़ी देर चलते ही कुछ परेशानी उन्हें महसूस होनी शुरू हो जाती है पेशेंट को। लिवर मेरिडियन लिवर 5, जेनाइटल ईचिंग होती है बहुत ज्यादा, उसमें जेनाइटल ईचिंग वगैरह रहती है। गवर्निंग वेसल 5, गवर्निंग वेसल का 1 है GB1। सिर में चक्कर आना, कमर दर्द, ये गवर्निंग वेसल के सिम्टम है जो इसमें डेफिशिएंसी होगी। ये सारे यूजुअली सिम्टम तब आते हैं जब इन मेरिडियंस में एनर्जी डेफिशिएंट होती है। कन्वेक्शनल वेसल, पेट गवर्निंग वेसल और जो कंसेप्शनल वेसल जो है यिंग और यांग मेरिडियन मानी गई है, तो कपल माना गया उनका। तो अगर हम GB1 पे ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जो एनर्जी जो है कंसेप्शनल वेसल GB1 और GB15 पे साथ में देने पे दोनों मेरिडियन की जो है एनर्जी को बैलेंस करता है।
फिर SP21 जो है हमारा ग्रेट कनेक्टिंग पॉइंट है, वो सारी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, सारे पॉइंट्स को रहता है, ऑल मेरिडियंस की इस पे एनर्जी बैलेंस होती है। और इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू जय। डॉक्टर जय ने दो चैप्टर आज पढ़ाए हैं आपको। हम लोग अब आ रहे हैं आयुर्वेदिक में। हम लोग आयुर्वेदिक में एक अग्निवेश किताब है, उसमें हम लोगों का एक चैप्टर है बॉडी मैनेजमेंट। उसके मतलब कि अभी हम लोग मानव शरीर विज्ञान में पढ़ रहे हैं, और उसमें भी जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाइनीज में और चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से, तो हम लोग थोड़ा सा शरीर की संरचना अगर जानेंगे, यह अध्याय 3 है अग्निवेश का, तो अगर शरीर की संरचना थोड़ा हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्योंकि जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग ये मालूम होना चाहिए कि ठीक है आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, उसको भी जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने मानव शरीर विज्ञान में पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो है, सबसे छोटी इकाई सेल है, और सेल को कहा गया था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी तो वही सेल की बात कर रहे हैं कि सेल जो है, हमारी शरीर बना है सेल से बना है, और करोड़ों सेल से बना हुआ है। इनको आप सामान्यतः देख नहीं सकते। अब लेकिन इन सेल्स में क्या है, इन सेल्स में ये भी है कि ये सारी चीज, ये सारे सेल्स जो है वो सारे काम कर सकते हैं जो हमारा शरीर कर सकता है। तो जनन क्षमता भी है, यानी खुद ही अपने को रिप्रोड्यूस कर देते, जैसे मानव अपने को रिप्रोड्यूस करता है वैसे सेल अपने को रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोड्यूस करता है और वो मास्टर भी होता है, उसके अंदर खाना पकाने की यानी भोजन की भी वो आवश्यकता होती है, तो वो भी तैयारी करता है उसके लिए। तो इन सब का वही गुण है जो सेल वही काम करता है जो हमारा शरीर कर सकता है। अब शरीर की संरचना अगर आप देखें तो 2 कोशिकाओं से हुई है, एक शुक्राणु, एक अंडाणु, एक ओवा और एक स्तंभ। और सेल की संरचना में क्या है कि देखिए, सेल की संरचना में हमने वहां पढ़ा हुआ था कि सेल में क्या था, एक जेली जैसा पदार्थ है, और वो उसको साइटो इसलिए कहते हैं, साइटो माने सेल, प्लाज्मा माने जो प्लाज्मा का मतलब ये है कि वो जो प्लाज्मा भरा होता है उसके अंदर, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म माने जो सेल के अंदर भरा हुआ है उससे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेल अपना काम कर सकता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस एक होता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है, वो मालिक होता है, वो प्राण होता है, वो मस्तिष्क होता है। उसी के कहने पर सारे काम होते हैं। और इस कोश का जो सेल है उसके चारों ओर पतली झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन से ये कवर हो गए, और अंदर के ऑर्गन्स जो है जैसे केंद्रक है, उसको भी एक पतली झिल्ली उसमें भी चढ़ी होती है ताकि वो भी अपने आप जगह पर स्थिर रहे, क्योंकि सारे ये जो ऑर्गेन्स है वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। तो अब इनमें न्यूक्लियस की बात कही है कि न्यूक्लियस कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, मतलब प्राण है समझ लीजिए। उसकी संरचना और जनन आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है कि ये सारे सेल की जो फंक्शनिंग होती है वो न्यूक्लियस ही गवर्न करता है उसको, इसीलिए उसको मुखिया कहा जाता है, प्राण कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स क्या है, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए हम लोग डीएनए केवल इतना सिंपल समझे कि डीएनए से बने होते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं, यही जो हमारे अंदर के जो गुण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये जीन्स के माध्यम से ही ट्रांसफर होते हैं हमारे सारे गुण। अब सेल्स उसी तरह है जैसे मानव, तो सेल्स अपने आप ग्रोथ भी करेंगी तो नष्ट भी होती रहेंगी और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनेंगी। तो ये उसका। अब
कोशिकाएं क्या होती हैं, जब सेल्स जो है, इनको सेल्स को कोशिकाएं जो बोलते हैं, तो जब सेल्स जो है, कुछ सेल्स ऐसे करते हैं कि वो आवश्यकता अनुसार अपने को ऐसे ढाल लेते हैं कि सब काम एक तरह न करें। जैसे आप किसी घर में कोई आदमी है, 5 आदमी है, अब पांचों आदमियों को आप कहिए एक को बैंक जाना हो और उसी को कह दीजिए फिर दूसरे को बैंक भिजवा दीजिए, फिर तीसरे को बैंक भिजवा दीजिए, को सब्जी लाने को जा रहा है तो उसको सब्जी लाने की भिजवा दीजिए, दूसरे को। तो इससे बेटर ये है कि आप एक आदमी को एक कार्य दे दीजिए, एक को बैंक का काम, एक को सब्जी लाने का काम, एक को मार्केट में, एक को पैसा जमा, जो भी कार्य हो, तो उन सबको काम को बांट दीजिए। तो बांटने वाला काम जो है, डिवीजन ऑफ लेबर काम ऊतक ने किया। सेल्स ने मिल करके एक ऊतक बनाया और अपने हिसाब से काम करने लगे कि जो काम जिसका डिफाइंड है वो काम। तो ये शरीर के देखिए, मस्तिष्क ऊपर, फेफड़ों का संरचना, फिर हृदय, दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय है, फिर नीचे आमाशय आ गया है, प्लीहा देखिए, स्प्लीन बिल्कुल आमाशय से जुड़ी हुई है, और उधर डायफ्राम देखिए, ये डायफ्राम है जिसको हम लोग, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम ये है, ये डायफ्राम है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लीवर है। ये देखिए, ये त्रिभुजाकार जो है ये लीवर है ना। और उसी के बीच में देखिए ये पित्ताशय है, जहां पर ये जा रही है, कर्सर जा रहा है जहां पर। फिर इधर ये स्प्लीन है, देखिए स्प्लीन दिखाया हुआ, ये आमाशय है, ये स्टमक का एक जैसे बेस्ती वाला मशक नहीं होता था, वैसे ही देखिए बना हुआ है, या इसको जे आकार का बोलते हैं। ये अग्नाशय है, यानी पैंक्रियाज एक उसकी तरह होती है, पत्ती की तरह, तो ये पैंक्रियाज है। इसके बाद ये देखिए गुर्दे, ये हमारे किडनी है दोनों, एक किडनी इधर, एक इधर। और उसके बड़ी हाथ, ये देखिए बड़ी हाथ में ये घेरा हुआ है, ये बड़ी हाथ यहाँ से यहाँ तक गई, और ये आकर के फिर यहाँ पर आकर के ये आई, और ये आकर के फिर चली गई मूत्राशय की तरफ। छोटी हाथ उसी के बीच में ये सब घिरी हुई है, ये छोटी हाथ है। तो ये इस तरह मनुष्य की संरचना का एक आधार है, इसको पढ़ के समझने की आवश्यकता है। तो ऊतक की संरचना में बताया कि उन्होंने कहा भिन्न कार्यों के लिए अलग प्रकार की कोशिकाओं हुई, उन्होंने बना लिया, एक संरचना बना लिया और अपने हिसाब से काम करने लगे। और फिर यही ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन के निर्माण करते हैं। बहुत से ऊतक मिलकर शरीर के अंग विशेष का निर्माण करते हैं। जैसे मस्तिष्क के निर्माण में तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स भाग लेती हैं। मस्तिष्क का निर्माण करना तो नर्व सेल्स हो जाएंगे, तो ऊतक बनाएंगे, और ऊतक मस्तिष्क बनाएंगे, और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। तो ब्रेन है, और ब्रेन में जो अपने तमाम जो नर्व्स हैं वो उसका निर्माण करेंगे। अब ऊतकों के कई प्रकार उन्होंने बताया है। जैसे संयोजी, हम जब कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे तो हम लोग रक्त पढ़ रहे थे, तो रक्त हमारा कनेक्टिव टिश्यू था। क्यों? क्योंकि वो पूरे कई ऑर्गन्स को एक साथ मिला रहा है, कई ऑर्गन्स को, कई सिस्टम को मिला रहा है, इसलिए वो उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो शरीर के अंगों को परस्पर जोड़े रखते हैं, इनके बीच में केवल पुल का काम करता है, और उनको इसलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अस्थि ऊतक अस्थियां बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था हमने, उनके ऊपर से स्ट्रक्चर की, किसी भी स्ट्रक्चर का जो है ये सुरक्षा करते हैं। और यही नहीं, ये हर जगह होते हैं। आंतरिक अंग में होंगे तो भी उनकी सुरक्षा के लिए एपिथेलियल टिश्यू होंगे। वो चाहे बाहरी अंग हो, चाहे त्वचा हो, और चाहे अंदर की कोई भी होगा, उसके लिए एपिथेलियल टिश्यू होगा। फिर जब ये ऑर्गन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहेंगे, तो ये सारे सिस्टम बनेंगे। तो अब मोटे तौर पर हम लोग ने देखा कि क्या हुआ, शरीर का हिस्सा सिर हुआ, सबसे ऊपर सिर, उसके बाद धड़, ये इसको धड़ कहा गया, और हाथ पैर कहेंगे, 4 उनके वो हुआ। तो आप एक ड्रम का कल्पना करिए, खाली ड्रम की, और उस ड्रम के ऊपर एक छोटा सा सिर बना दीजिए और हाथ पैर बना दीजिए, तो बस वो ड्रम की धड़ ड्रम की तरह है। सिर के ऊपर क्या है, स्कल, सिर के ऊपर स्कल मतलब यानी ऐसी हड्डियां होती हैं, और वो जो है उसी से सुरक्षित रहता है, ताकि आपका ब्रेन सुरक्षित रहे। धड़ क्या है, मांसपेशियों के आड़े पर्दे द्वारा 2 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग डायफ्राम बोल रहे थे, वो
दो जगह, एक ऊपर जहां पर हार्ट और हार्ट आता है और लंग्स आते हैं, तो उसके जस्ट नीचे एक आड़े पर्दे द्वारा, मतलब आड़े माने हॉरिजॉन्टल पर्दा टाइप का है, उससे क्या है, एक पर्दा है, उस पर्दे से क्या हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है, तो उससे दो भागों में बटा है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। तो ये डायफ्राम जो है आपके श्वसन में सहयोग देता है, और क्यों, वो उसी तरह से नीचे जाता है, ऊपर जाता है, ताकि जो है सांस आती है और जाती, भर जाती है और फिर पिचक जाती है। डायफ्राम, इसी को डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन को, जब जब आप, डायफ्राम की संरचना इस तरह की होती है, तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ा तो वो यूं हो जाता है, और फिर उसके जब से होता है तो हवा यूं निकल गई और यूं आ गई, तो उससे एरिया बढ़ जाता है, तो लंग्स का एरिया बढ़ जाता है उसकी वजह से, और लंग्स उसी में अटैच होते हैं इसी डायफ्राम से, तो इसलिए श्वसन को अंदर खींचने और बाहर छोड़ने में मदद करते हैं। डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा सीना या वक्ष, चेस्ट जो है कहलाता है। तो दो कैविटी हुई, एक ऊपर की चेस्ट कैविटी कहलाती है और नीचे की एब्डोमेन कैविटी कहलाती है। तो एक नीचे का भाग एब्डोमेन कैविटी है और ऊपर का भाग चेस्ट कैविटी है। तो चेस्ट कैविटी में क्या होंगे, दो लंग्स होंगे और एक हार्ट होगा। वक्ष में शरीर के दो प्रमुख अंग हृदय और फेफड़े स्थित होंगे। मध्य में हृदय और उससे निकलने वाली महाधमनी और रक्त वाहिकाएं। अब चूंकि हृदय है तो हृदय से चारों, दोनों तरफ जो जाने वाली, एक तरफ है, एक तरफ से आएगी, रक्त आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, तो जो शुद्ध रक्त है वो बाईं तरफ से, बाएं कपाट से ऊपर के नीचे वाले कपाट से ऊपर होता हुआ वो निकलेगी, उसको महाधमनी कहते हैं। महाधमनी और महाधमनियां आगे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, पतली ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं, वो आर्टरीज बोलते हैं और आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। तो हृदय का निचला बायां हिस्सा थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, इसीलिए आपको लगता है कि धड़कन जो है बाईं तरफ सुनाई पड़ती है। इस हिस्से में बायां निलय, नीचे वाला जो देखिए, हार्ट के 4 कपाट होते हैं, ऊपर वाले वेंट्रिकल कहलाते, वो नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते, ऊपर वाले आर्ट्रियल्स कहलाते, एट्रियम। तो ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो राइट में अशुद्ध रक्त होता है और बाईं तरफ शुद्ध रक्त होता है, ये हमेशा समझिए। तो बायां निलय, मेन चीज बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी में शुद्ध रक्त आकर के पंप द्वारा बाहर शरीर में जाता है। इसी की धड़कन वक्ष में बाईं ओर महसूस की जाती है। जब ये कपाट खुलता है और उसी की धड़कन, वही कपाट खुलने को ही धड़कन आप मानते हैं, वही आपको लिफ्ट में थोड़ा सा महसूस करते हैं। हृदय के दोनों ओर दाएं और बाएं दो फेफड़े, ठीक है, दोनों तरफ फेफड़े दोनों तरफ होते हैं। इनके ऊपर की ओर मध्य में श्वास नलिका होती है। ऊपर बीच में बिल्कुल आप देखे होंगे कि एयर ट्यूब होगी और उसी के श्वास नलिका के नीचे, उसी के नीचे फूड पाइप होगी। वही फूड पाइप आगे जाकर के और स्टमक में मिल जाएगी। डायफ्राम के निचले हिस्से को पेट या उदर कहते हैं, इसको एब्डोमेन। पेट में दाहिनी तरफ डायफ्राम के ठीक नीचे यकृत, लीवर हम लोगों ने देखा था, लीवर राइट साइड में था, तो लाइट और बिल्कुल त्रिभुजाकार था। यकृत से लगा हुआ अंदर की ओर पित्ताशय, हम लोगों ने फिर वहीं देखा था कि पित्ताशय गाल ब्लैडर कहाँ पर है, बिल्कुल लगा हुआ है, नीचे, जस्ट नीचे की तरफ स्थित होता है। और बाईं ओर अमाशय, स्टमक लेफ्ट में। तो अमाशय की कल्पना हमेशा लेफ्ट में करिए। लीवर की बात, लीवर का ट्रीटमेंट करना है तो हमेशा राइट की, अगर जो हम लोग चाइनीज में पढ़े या इसमें पढ़े, तो लीवर की जब बात करेंगे हम, तो जब करस्पॉन्डेंस में बात करेंगे तो लीवर हमेशा राइट हाथ में ही कोशिश करना है। और अगर कभी स्टमक की बात करें तो स्टमक लेफ्ट हैंड में ही आपको लगाने की कोशिश करना है। अब स्टमक के नीचे स्प्लीन होती है, जिसको तिल्ली बोलते हैं। आमाशय के नीचे और उसी के लूप में जुड़ी हुई पैंक्रियाज होती है। पैंक्रियाज आमाशय के नीचे आड़ी स्थिति में रहती है, मतलब हाँ, बिल्कुल पत्ती की तरह समझ लीजिए। इन अंगों के पीछे गुर्दे होते हैं, गुर्दे पीछे की ओर होते हैं, किडनी लेफ्ट और राइट होते हैं। प्रत्येक गुदा से एक एक मूत्र नलिका यूरेटर निकलकर नीचे मूत्राशय में जाकर जुड़ी है। तो जब कभी अगर किडनी का ट्रीटमेंट करना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा करस्पॉन्डेंस में, तो जो लेफ्ट किडनी है
लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट में मान करेंगे, राइट किडनी राइट में करेंगे। लेकिन जब दो किडनियां लेफ्ट राइट दोनों में होंगी, दोनों हाथों में होंगी ना, दो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट किडनी तो इधर है, राइट किडनी इधर है। तो जब इसको ट्रीटमेंट करना होगा तो यहाँ पर लेफ्ट किडनी का ट्रीटमेंट हो जाएगा इस जगह पर, और इस जगह पर राइट किडनी हो जाएगी, क्योंकि राइट किडनी तो ये है, ये लेफ्ट पॉइंट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसके जस्ट नीचे लेफ्ट और इसके जस्ट नीचे राइट, इस तरह आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ऊपर नीचे में हो जाता है गड़बड़ी। आमाशय के निचले सिरे से शुरू होकर बड़ी आंत में ऊपरी हिस्से तक छोटी आंत होती है। हम लोगों ने देखा था छोटी आंत, देखिए छोटी आंत में ये बना था, ये छोटी आंत हम लोग दिखा रहे थे ना, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत से घिरी हुई ये छोटी आंत, ये वाला एरिया है, ये छोटी आंत का एरिया है। तो उसी की बात कर रहे हैं। आमाशय के निचले शुरू से होकर बड़ी आंत में आमाशय से अटैच होती है। तो आमाशय से जब निकलता है तो फर्स्ट जो है वो डिडेनम कहलाता है, फिर उसके बाद जेजुनम कहलाता है, और लास्ट वाला इलियम कहलाता है। 3 उसके हिस्से होंगे जो आगे हम लोग आप पढ़ेंगे। तो उसमें मानव शरीर विज्ञान में अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आमाशय स्टमक है, स्टमक से जैसे निकलेगा वैसे ही आमाशय में क्या होता है, चरनी होती है, चरनी होगी फिर वहां पर आकर के और ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम से फिर जेजुनम में आएगा, जेजुनम से इलियम में आएगा। और देखिए छोटे हाथ की लंबाई 6 मीटर से कम नहीं होती है, अधिक होती है, 6 मीटर कुछ 6 कुछ मीटर होती है। तो ये मुड़ी तुड़ी गुच्छे के रूप में पड़ी रहती है। छोटी हाथ इसलिए कहते हैं, लंबाई तो बहुत अधिक होती है लेकिन चूंकि चौड़ाई कम है इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसके निचले सिरे में मलाशय तक बड़ी आंत होती है। अब निचले जहां इलियम जब होता है तो इलियम के बाद सीकम, इलियम के बाद, इलियम छोटी आंत के अंतिम भाग है इलियम, उसके बाद जो है, और बड़ी आंत का सबसे पहला भाग है सीकम। तो इलियोसीकल वाल्व वहां होता है, उससे दोनों जुड़ी होती है। और बड़ी आंत क्या है, पेट में छोटी आंत के 3 तरफ होती है, ऊपर भी होती है, साइड में भी होती है, दोनों साइड में होती है। बड़ी आंत दाएं और ऊपर आड़ी होकर छोटी आंत को घेर लेती है और इसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर करीब होती है। तो है तो इसकी लंबाई कम लेकिन बड़ी आंत कहलाती है क्योंकि इसका आयतन, मोटाई बहुत अच्छी होती है। और इसके निचले सिरे पर मलाशय होता है, वहां पर मल जाता है, उसके बाद वहीं से चलता है। तो गर्दन और धड़ के पृष्ठ भाग में रीढ़ या वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है मेरुदंड, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये भी हड्डी का बना हुआ है, और ये जो है रीढ़ इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो है पीछे आपको सुरक्षित रखता है और आपका एक बैलेंस मेंटेन करता है, उसके लिए है। ये कशेरुकों से मतलब वर्टिब्रे से मिलकर बनता है, इसलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है। गर्दन में 7 होती हैं जो सर्वाइकल बोलते हैं, वक्ष में 12 होती हैं, थोरेसिक बोलते हैं, और वक्ष नीचे कमर में 5 लंबर और 5 सैक्रल होती है। तो 12 7 12 7 19 और 19 और 10 29 और 4, इसके नीचे शूल एनल कैनाल के पृष्ठभाग में 5 किस्मों में सैक्रम होता है। तो 5 सैक्रम हो गई, और सैक्रम के नीचे जो है त्रिभुजाकार छोटी छोटी कशेरुकाएं होती है, 3 1 2 होती हैं। तो वो कुल मिलाकर 33 हम लोग मानते हैं उनमें, 7 12 7 19 10 29 और 4 33 करीब होती है। प्रत्येक कोशिका के पृष्ठ भाग में एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है। अब क्या होता है, इस तरह का एक अंडाकार छिद्र होगा। अब इसी से ऊपर जो ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड आएगी वो इसी में आकर के नीचे तक जाएंगी। तो ये इस तरह का आपको एक वो मिलेगा, जैसे ऊपर इसमें छेद हो और ऊपर से आगे और चली जाए नीचे, ये इस तरह का है। और फिर मेरे दोनों ओर सैकड़ों तंत्रिकाएं। अब चूंकि सारे ये बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच, तो इन सबसे पीछे, इन सबसे बाईं तरफ दाएं तरफ से दो तरह का नर्व निकलती है और वो विभिन्न अंगों में जाती है, और वही जो है आपको जो संदेश है, संदेश ले जाती है या संदेश लाती है। तो वो उसका जो सिस्टम है ब्रेन का, वो करने के लिए यही नर्व है। धड़ के ऊपरी भाग से 2 भुजाएं दाएं और बाएं जुड़ी रहती हैं, और निचले हिस्से से दाएं और बाएं जांघें और पैर जुड़े रहते हैं।
सारा शरीर त्वचा से ढका है। अब त्वचा देखें, त्वचा हमको दिखाई पड़ती है, आगे नहीं दिखाई पड़ती। त्वचा के नीचे चर्बी या वसा की होती है, तो जस्ट नीचे चर्बी वसा की होगी। इसके नीचे तीसरी परत जो है फाइब्रस टिश्यू कहलाती है, वो फाइब्रस टिश्यू होती है, यानी चर्बी ऊपर, पहले त्वचा, फिर वसा की परत, उसके नीचे फाइब्रस टिश्यू है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू में पेशियों और रक्त वाहिकाओं को ढके रहता है। इसमें इसी से सुरक्षित रहती है हमारी ब्लड वेसल्स या नर्व वेसल्स। तो जितने नर्व की होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, और इसके साथ साथ आप वो भी लिम्फ, वो भी सब इसी से अटैच होंगी। पेशियों के मध्य में, अब ये जो पेशी बता रहा है, पेशियों के मध्य में लाल और नीले रंग की नलिकाएं होती हैं। नीले रंग की नलिकाएं हृदय की ओर लग जाती है। अब नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन में कम होता है, तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हृदय की ओर लग जाती है, क्योंकि यही तो अशुद्ध रक्त है। तो और कुछ नीले नीचे की ओर जो लाल नलिकाएं होती हैं। अब लाल जो वाली हमारी जो जिसको हम लोग बोलते हैं लाल, इसमें बोला हुआ है, लेकिन उनका कलर जो है स्कारलेट रेड होता है। तो स्कारलेट रेड वाला जो है, और ये पर्पल रेड होता है। पर्पल रेड माने नीला और स्कारलेट रेड माने लाल। तो जो लाल नलिकाएं हैं वो हृदय से अंगों की ओर रख ली जाती है। हृदय जब पंप करके देता है तो अंगों की ओर शुद्ध रक्त इसको ले जाती है। इसको इन्हें धमनियां कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और यही इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि शुद्ध रक्त है। तो हमेशा जब भी कभी आए तो शुद्ध रक्त माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका रंग क्या होगा, स्कारलेट रेड। और जो नलिकाएं हृदय की ओर ले जाती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं, और इनमें अशुद्ध रक्त होता है, और ये हमेशा, इनका रंग हमेशा पर्पल रेड होगा, और ये हमेशा हार्ट के दाहिनी तरफ ले जाएंगी, हार्ट के दाहिनी तरफ ले जाएंगी, और शुद्ध रक्त जो है बाईं तरफ से नीचे की ओर जाता है। पेशियों के आसपास ही श्वेत मोटे धागे के समान दिखने वाली रचनाएं तंत्रिकाएं कहलाती है। वही उनका ना कि पेशा, उसके नीचे पेशियां होती हैं, तो वो ये वाला जो तीसरी परत जिसको बोल रहे हैं वो तीसरी परत, ये तीसरी परत तंतु ऊतक फाइब्रस टिश्यू होती है, शरीर की पेशियों और रक्त वाहिकाओं ढके रहता है। तो वही वाला जो कह रहे हैं, उसी पेशियों के में, पेशियों के आसपास ही ये क्या है, नर्व्स। यही नर्व्स माने जो ब्रेन से सूचनाएं लाती हैं, तंत्रिकाएं, स्पर्श, दर्द इत्यादि की संवेदनाएं। यानी जो भी आप वातावरण में महसूस करते हैं, वो चाहे स्पर्श हो, चाहे दर्द हो, चाहे गर्म हो, सर्दी हो, वो जो स्पर्श सूचनाएं हैं वही ले जाती हैं मस्तिष्क तक। फिर ब्रेन उसको एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद फिर ऑर्डर देता है, ऑर्डर पहुंचाता है। और कुछ तंत्रिकाएं मेरुरज्ज और मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों के साथ संकुचन करती है, उत्पन्न करती है। तो ये क्या करती है, जो अब वहां से ऑर्डर जो मिलता है, तो ये तंत्रिकाएं क्या करती है, मेरुरज्ज माने स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट माने हटाती है। तो वो ऑर्डर देती है, एक्चुअली ऑर्डर है कि आप उसको हटाइए। जैसे हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़ जाए तो तंत्रिकाएं गर्मी और जलन का एहसास दिलाती है, यानी गर्म पर होगा तो तुरंत ही, और ये गर्मी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने का काम जो है मस्तिष्क से न होकर के, बल्कि कहाँ सीधे होता है, यहीं से, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। हड्डियां, अस्थियां सबसे अंदर। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने त्वचा पढ़ा, फिर हम लोग वसा पढ़ा, फिर फाइब्रस टिश्यू पढ़ा, उसके बाद ये हम लोग पढ़ा कि ये वेन्स वगैरह होती हैं, और वेन्स के नीचे आर्टरीज होती हैं। अब हड्डियां और अंदर, इसके अंदर होती हैं, और अंदर जो है हड्डियां होती हैं। लंबी हड्डियों के अंदर एक पीली जगह होती है जिसमें स्पंज जैसा पदार्थ भरा होता है, उसे इस पोली जगह, पीली जगह नहीं, पोली जगह होती है। पोली मतलब कैविटी होती है जिसमें स्पंज जैसा पदार्थ भरा होता है, और इसमें ब्रोन मैरो होता है, इससे रक्त का निर्माण होता है। 2 या 3 अस्थियां, बोन्स और पेशियां, मसल्स। अब देखिए, जब बोन्स मिलेंगी तो उनके लिए बोन्स भी होनी चाहिए, और पेशियां, मसल्स और लिगामेंट्स, तीन चीजें होनी चाहिए, बोन्स, मसल्स और लिगामेंट्स। यही तीनों मिला करके आपका कोहनी का जोड़, घुटने जोड़, सारे जोड़ यही बनाते हैं।
अब मानव शरीर को कहा गया है कि इन्होंने विभिन्न अंगों और तंत्रों से मिलकर बना है। तो अब उन्होंने कहा कि सिस्टम, अब हमने कहा ना जब ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम, कई सिस्टम मिलकर के शरीर की रचना करते हैं, तो उसी बात को कह रहे हैं कि विभिन्न अंगों और तंत्रों, ऑर्गन्स और तंत्र, ऑर्गन समूहों को तंत्र कहा गया और तंत्रों से मिलकर मानव शरीर बना हुआ है। तो ये ऑर्गन्स, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर शरीर, ये सिस्टम, ये ऑर्डर है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक अंग अथवा तंत्र के कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, लेकिन ये जीवन भर चलते रहते हैं। आदमी, हम लोग जाने चाहे ना जाने, लेकिन वो सब काम अपने आप करते रहते हैं। शरीर की इन क्रियाओं, देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, 300 ग्राम के लगभग मांसपेशियों का बना हृदय 1 मिनट में लगभग 5.5 लीटर रक्त सारे शरीर में संचालित करता है। जो आपके शरीर का रक्त है वो जो है एक सर्किल जो बनाता है वो 0.8 सेकेंड में बनाता है। तो यानी इनका कहना है कि 5.5 लीटर रक्त सारे शरीर में संचालित करता है। और इस तरह आप देखें कितना उसका फंक्शन हो जाए, कितने तेजी से फंक्शन करता है। उसी तरह जो किडनी है, किडनी 300 ग्राम की दोनों गुर्दे किडनी एक दिन में लगभग 1700 लीटर रक्त को छानकर 1 लीटर के आसपास मूत्र तैयार करते हैं। अब किडनी का काम क्या है? किडनी जो है रक्त में से जो अशुद्धि होती है उसको निकालने काम करती है और वो जो है किडनी छान देती है और छानने के बाद वो मूत्र के रूप में आपके यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। जब कई अंग परस्पर तालमेल के साथ शरीर के किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं तो इस अंग के समूह को तंत्र कहते हैं। हमने कहा था कि जब ऑर्गन्स कई मिल जाते हैं तो वो एक तंत्र की रचना करते हैं, सिस्टम की रचना करते हैं। सिस्टम जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुंह, लार ग्रंथियां, आमाशय, आंतें, पक्वाशय, यकृत, ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो ये पाचन तंत्र कहलाता है। हृदय और विभिन्न रक्त का मिलकर परिसंचरण तंत्र, कार्डियोवास्कुलर तंत्र बोलते हैं इसको। तो इनका विवरण उन्होंने देखिए थोड़ा सा दिया है, वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सा एक आइडिया हम लोगों को रहे। मानव शरीर विज्ञान में कुछ पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हम लोगों को अपने ट्रीटमेंट में आसानी रहेगी। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सिंपल से समझिए, हमारा शरीर में हम लोग बनाते क्या है? हम लोग बनाते क्या है? रक्त बनाते हैं। तो रक्त हमारा क्या है? रक्त हमारा जो है वर्चुअली चाहे ट्रांसपोर्टर कह लीजिए, चाहे हम लोग ट्रक कह लीजिए। और बनाने काम कौन करता है? बनाने काम करता है हमारा सबसे पहले ये पाचन तंत्र करता है। तो पाचन तंत्र करता क्या है? पाचन तंत्र करता है क्या? आप जो बाहर से लेते हैं वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आपने लिया, भोजन लिया, पानी लिया, वायु लिया, सब चीजें लिया, मिलाया और मिलाने के बाद आपने इन सब से अपने सिस्टम के द्वारा रक्त बना दिया। रक्त इसलिए बनाया कि उसको पूरे उसमें सर्कुलेट करना है। क्यों? क्योंकि हमको हर सेल को अपना भोजन बनाना है। तो जैसे पेड़ पौधे पत्तियां आप देखते होंगे वो तो क्लोरोफिल बना लेते हैं सूर्य की रोशनी से, लेकिन हमको ऑक्सीजन लेना है तो दूसरे तंत्र है। उसके लिए हमारा लंग्स वाला है, वो तंत्र है, वो ऑक्सीजन हमारा वायु से लेता है और वायु से लेने के बाद वो देता है। लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरे शरीर में भ्रमण करता है, यानी हर जगह खाना भेजने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो ये वो चीज है, हमको हर सेल पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको ट्रक कहा जाता है। तो आप ट्रक समझ लीजिए उसको, वो। और हार्ट उसका मास्टर है, वो उसको कंट्रोल करता है, वही पंप करता है कि ले जाओ, तो वो ले जाता है। लेकिन इनको अब सिस्टम एक हो गया, बनाने वाला कौन हो गया? बनाने वाली फैक्ट्री हमारी हो गई पाचन तंत्र। बनाया क्या? रक्त बना दिया। रक्त बनाने के बाद उसको पंप हार्ट ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हुआ? अब कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, क्या कम है, कहाँ ज्यादा है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा करता है नर्वस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम।
दो सिस्टम है जो हमारे, नहीं, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, दो कंट्रोलिंग सिस्टम है। अब हम लोग उसी को पढ़ना शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय और रक्त नलिकाओं से मिलकर बना है। तो हृदय में क्या करता है? हृदय पंप करता है। हृदय केवल पंप है, वो कुछ शुद्ध हृदय में जो आ गया जिस तरह का रक्त वैसे ही नहीं रहता है, उसमें कुछ कमी ज्यादा नहीं करता है, वह उसी को भेजता है। रक्त वाहिकाएं कहाँ? उनके पास अटैचमेंट क्या है शरीर में? रक्त नलिकाएं हैं। तो रक्त नलिकाएं क्या करती हैं? इसी रक्त को शरीर में, सारे शरीर में फैलाती हैं और कई हजार किलोमीटर की लंबी होती है। अब देखिए, हृदय विशेष प्रकार की मसल्स की है सब, लेकिन विशेष प्रकार की है, स्पेशल कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं ये। और कार्डियक मसल्स क्या है? ये, इसमें आपके कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप काम करती हैं, अपने आप फंक्शन करती हैं। एक पर्दे द्वारा दाएं और बाएं दो भागों या प्रकोष्ठों में बना है। अब एक पर्दा है बीच में, उससे दाएं और बाएं दो भाग हैं। अब ये दो भाग में दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं, ठीक है। इन दो भागों का आपस में, पहले तो ये दो भाग जो बीच का है, जो बाएं और दाएं भाग, इनमें कोई भी संबंध नहीं होता है, यानी कोई छेद नहीं होता है, कोई दरवाजा नहीं होता है। तो ये वाला जो है, इसको मानिए कि ये बीच का भाग है जो लंबवत है और इसमें कोई दरवाजा नहीं। अब लेकिन दोनों भाग, ऊपरी और नीचे हिस्से में, दोनों भाग में, जो दाहिना भाग हुआ वो भी ऊपर और निचले हिस्से में बटा हुआ है। इन दोनों के बीच में कपाट है, वाल्व्स हैं, इन्हीं को वाल्व बोलते हैं, जो एक ओर की ओर खुलते हैं। इसमें रक्त ऊपर से नीचे तो आ सकता है, लेकिन वापस नहीं जा सकता। तो इस तरह 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो हृदय में क्या हुआ? 4 आपको चैम्बर हुए और 4 चैम्बर हुए हृदय में, कुल 4 प्रकोष्ठ हुए, 4 चैम्बर हुए। अब बाएं प्रकोष्ठों में, मतलब बाएं चैम्बर्स में शुद्ध रक्त है, जो बाएं निचले, अब ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जैसे ही बाएं निलय, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही संकुचित होता है, वैसे ही वो पंप के द्वारा पूरा ब्लड जो है बाहर भेज देता है। दाएं प्रकोष्ठ में क्या होता है? सारा शरीर से आया, ऊपर से नीचे से आया और अशुद्ध रक्त उसमें आ गया, ये शरीर में शिराओं से आ गया। रक्त दाएं निचले प्रकोष्ठ, जो निलय, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, निलय, तो दाएं निचले प्रकोष्ठ में जैसे पंप यूं हुआ, वैसे ही वो पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया जाता है। अब ये नोट कर लीजिए, हृदय से जो ले जाते हैं रक्त, उसको आर्टरी बोलते हैं। लेकिन यहां पर केवल एक अंतर है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कि जो भी हार्ट से बाहर की ओर जाएगा वो आर्टरी कहलाएगी। इसलिए पल्मोनरी माने रिलेटिंग टू लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़ों को भेज दिया जाता है। तो ये केवल एक ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त होगा और शेष सब आर्टरी में शुद्ध रक्त होता। इसी तरह पल्मोनरी वेन्स होगी जिसमें शुद्ध रक्त होगा। तो बस यही केवल अंतर है, अदरवाइज आर्टरी शुद्ध रक्त, वेन्स अशुद्ध रक्त। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी वेन्स शुद्ध रक्त। अब जब ये पहुंची, वहां से पहुंची और फेफड़ों को चला गया। जब फेफड़ों में पहुंच गया तो क्या हुआ? श्वसन किया, वहां आप सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो उस ऑक्सीजन से इन दोनों के बीच में, इन्हीं में ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसी समय ऑक्सीजन आई और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड चली गई तो सेल को जाना है, सेल हमारा ग्राहक है, सेल को ही जाना है ऑक्सीजन। तो सेल क्या करता है? जब उसके पास भरा हुआ है, ऑक्सीजन है नहीं, खत्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो प्रोसेस से, उस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड आया, जैसे आया हमारे पास ये रक्त आया, तो वैसे क्या हुआ? उसने कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया और ऑक्सीजन को ले लिया, रक्त शुद्ध हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा, देखिए फुफ्फुस शिराओं माने पल्मोनरी वेन्स द्वारा बाएं ऊपरी प्रकोष्ठ में भेज दिया गया। तो ये फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध रक्त है, वहां से बाएं निलय द्वारा फिर ऊपर से
वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर के फिर वहां जब पंप किया उसने तो पूरे शरीर में चला गया। तो ये जो है ये 0.8 सेकेंड में, 0.7 सेकेंड में, समझ लीजिए 0.7 सेकेंड में, लेकिन 0.8 मानिए, 0.1 सेकेंड उसमें लगता है, 0.8 सेकेंड में पूरे शरीर में संचरण करता है रक्त। सामान्य तौर पर हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़क कर शरीर में इसे संचालित करता है। तो ये जो है, अब देखिए, अगर इसको थोड़ा सा आप देखें, ये नाम अलग अलग है। अभी देखो यहाँ पर ये हार्ट से ये हो गया, ये देखिए वो धमनी, महाधमनी, ये देखिए ये मेन ये है, महाधमनी यहाँ से उठी, ये करके ये आई और ये यहाँ से चली गई नीचे, ये है। ऊपर की ओर तो देखिए सब क्लेवियन है और ये इसमें है दाहिनी कैरोटिड है और ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है और ये वक्षधमनी। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन मेन चीज है रक्त यहाँ से आया और यूं करके यूं जाता, तब रक्त पूरा शरीर में जाता है, ये है। और रक्त जब जाता है तो अपने हार्ट को भी तो जरूरत है, वहां भी सेल्स है, तो उनको भी पहले उनको भी जाता है। ये सब उसमें। फिर दूसरा तंत्र आया हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसका काम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी सेल है भोजन बनाता है। सेल का काम क्या है? एनर्जी बनाना। हम सारा एनर्जी से काम है, हमको एनर्जी बनानी है। वो एनर्जी क्यों बनानी है? हमको खेलने में, कूदने में, दौड़ने में, काम करने में, इन सब में एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी बनाता कौन है? सेल बनाएगा। सेल तो बताया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो वही बनाएगा। उसको चाहिए ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन ज्वलनशीलता के लिए चाहिए, ईंधन के रूप में है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो ये ऑक्सीजन कौन देगा? ऑक्सीजन आपके शरीर में तो बनती नहीं है, बाहर से आएगी, वायु से लेगा। तो वायु में तमाम होगी, उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन से ही वो फिर इसी ऑक्सीजन को पहुंचाना कहाँ है? हर सेल में पहुंचाना है। लेकिन ऑक्सीजन आई ब्लड में, तो ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी होते हैं। आरबीसी में एक क्या हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है, तो वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाती है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। रक्त में, रक्त का एक पार्ट है आरबीसी। आरबीसी उसके सेल है। तो आरबीसी जो सेल है, तो उसमें क्या है? उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगी? ऑक्सीजन लेके जाएगी और जहां जहां सेल होंगे उनको ऑक्सीजन दे देगी और वहां से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। तो इसीलिए नीला होता जाएगा, जो नीला रंग हो जाएगा। तो अब श्वसन तंत्र क्या करता है? इसमें क्या है? इसमें नाक है, देखिए यहाँ से 2 नाक छिद्र है। नाक छिद्र है, तो यहाँ जाते हैं और फिर जो है यहीं से दोनों, जहां मुंह से और नाक से, दोनों से जा करके, और ये एक ऐसा एरिया है जो कॉमन पैसेज है, बीच वाला ये एरिया, ये कॉमन पैसेज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आकर के, और ये ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, तो ट्रैकिया आगे चला जाता है और वो लंग्स की ओर चला जाता है और ये पीछे चली जाती है उधर की ओर, स्टमक की ओर, ये स्टमक में चली जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम समझ लीजिए, हार्ट के बाद जहाँ स्टमक आ जाता है। तो ये जो है स्वर यंत्र, यहाँ लैरिंग्स, यहाँ श्वास नली, ये ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, और ये बायां और दायां फेफड़ा 2 तरह का, ये फेफड़ा एक दूसरा फेफड़ा दिखाया हुआ है। तो इस तरह ये समझिए कि ऊपर से यहाँ आया और यहाँ पर एक कॉमन पैसेज है, लेकिन भोजन इधर न जाने पाए। भोजन आया तो यहाँ पर एक वो लगा होता है, पैसेज होता है, वो जो रोकता है, जो एक वाल्व टाइप का होता है जो रोक देता है कि भाई जैसे ही यहाँ से भोजन आए यहाँ बंद हो गया, तो वो आपका जाता नहीं। और अगर जाने की कोशिश करता है तो बहुत तेजी से ये क्या करता है, वॉच डॉग है, तो वॉच डॉग के रूप में क्या करता है, खूब इतना शोर मचाता है कि खांसी खूब आती है, और उसके बाद जो है आपका खाना यहाँ जा नहीं पाता, लंग्स में जा नहीं पाता,
और चला जाता है सीधे, और लंग्स में जो एयर आती है वो सीधे चली गई इधर जा करके, एयर चली गई और दोनों लंग्स में चली जाती है। ये सिस्टम है। तो श्वसन तंत्र में नाक है, श्वास नलिका है और दोनों फेफड़े हैं। डायफ्राम, डायफ्राम का देखिए रोल आप बताए ना, डायफ्राम का रोल है आगे। डायफ्राम चेस्ट और उदर के पीछे एब्डोमिनल मसल्स भी श्वसन क्रिया में सहायक है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल एक ही सिस्टम नहीं, अब देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन क्रिया के एब्डोमिनल मसल, इनका भी योगदान है। यानी मसल्स को आपको भी हमेशा स्वस्थ रखना है। तो मसल्स और डायफ्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों के भीतर एक बार वायु का जाना और फिर बाहर आना, ये श्वसन क्रिया क्या, मतलब आपने सांस लिया और फिर सांस छोड़ा, तो ये कुल 4 मिनट का काम होता है, 4 मिनट में एक बार का है। तो ये इसे श्वसन पर कहलाता है। सांस भीतर खींचने को इंस्पिरेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रश्वसन बोलते हैं, वो इंस्पिरेशन इंग्लिश में, और बाहर को एक्सपायरेशन, मतलब बाहर करता है, एक्सपायर करता है। जब ताजी हवा फेफड़ों में आती है तो बारीक बारीक रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त के संपर्क में आती है, और इस दौरान जो लंग्स के सेल और इसके ब्लड वाले जो ब्लड नलिकाएं हैं, दोनों एक दूसरे में आकर के ऐसे चिपक जाती हैं और वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, 0.0003 सेकंड में ट्रांसफर होता है। तो जब ताजी हवा फेफड़ों के भरती है तो बारीक बारीक रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त के संपर्क में आती है, और इस दौरान रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी और वाष्पशील हानिकारक पदार्थ निकलकर उसमें ऑक्सीजन हो जाती है। तो आप देखते होंगे कि आपके नाक से भी कभी कभी क्या होता है, ठंडी चीजें निकलती है, तो वो ह्यूमिडिटी भी निकल जाती है, और वाष्प कभी कभी जैसे आप कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जैसे शराब वगैरह पीते हैं, तो उनके उसमें देखिए उनकी गंध आती है, तो वो इसका मतलब कि वो भी वाष्पशील हानिकारक पदार्थ भी निकल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो सेल में चली जाती है, वहां से फिर वो उसको उसमें वो चली गई सेल में, उसमें रक्त में चली गई ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर छोड़ दिया और वो चली गई नाक के माध्यम से बाहर निकल गई। सामान्य तौर पर स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 13 से 18 बार श्वसन करता है। वही 15 हुआ ना, 15 चौको 60, तो 4 मिनट के आसपास वो है। छोटे बच्चों में क्रिया और जल्दी होती है, और नवजात शिशु 40 बार श्वसन लेता है। चलिए उसको अधिक दौड़ने, काम करने, अन्य तरह के परिश्रम करने से सांस की गति बढ़ जाती है, तो सांस की गति बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि आप तेज चलेंगे तो सांस तेज आएगी, आराम करेंगे तो सांस धीमी चलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप तेज चलेंगे तो आपको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, आपको एनर्जी की अधिक आवश्यकता है, तो जितनी एनर्जी अधिक चाहिए उतनी आपको ऑक्सीजन अधिक चाहिए, क्योंकि आपको और भोजन बनाना है और उसको एनर्जी बनाना है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम एक, जो उत्सर्जी सिस्टम हुआ वो उत्सर्जी एक्सक्रीटरी कहा गया। ये किडनी इसके कंट्रोलर है। अब किडनी ने क्या किया, अब हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक माने जो कुछ सेल टूटते हैं कुछ सेल जुड़ते हैं, तो इनके दौरान क्या होता है, कई हानिकारक और विष जातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, जो हानिकारक या जो टॉक्सिन टाइप के कहलाते हैं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनको शरीर से अलग करना जरूरी है, तो इस कार्य को क्या करते हैं, गुर्दे करते हैं, फेफड़े करते हैं, त्वचा करते हैं, यकृत और बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत भी देखिए निकालती है, गुर्दे भी निकालते हैं, फेफड़े भी निकालते हैं। हमने देखा ना फेफड़े में क्या निकाल रहे थे, फेफड़े भी तो क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो निकाल दिए। त्वचा भी निकालती है, पसीना निकालती है, पसीने के रूप में वो निकालती है। गुर्दे, किडनी जो है यूरिन के माध्यम से निकालती है। लीवर जो है ऐसे केमिकल रिएक्शन करता है जिससे कि जो पानी में घुलनशील ना हो उनको पानी में घुलनशील बना करके बाहर निकालता है। और बड़ी आंत तो आप देखते ही हैं कि बड़ी आंत संपर्क करती है, बड़ी आंत से दोनों लिक्विड भी जाता है और सॉलिड भी जाता है। शरीर के दोनों गुर्दे रक्त से हानिकारक यूरिया और यूरिक अम्ल मूत्र बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये गुर्दे का काम क्या है कि यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड
और यूरिया, ये दोनों निकालते हैं। तो और पानी की मात्रा निकालते हैं, और देखिए कुछ रोकते भी हैं, अतिरिक्त पानी की मात्रा, और जैसे कुछ पानी की मात्रा को सोख लेते हैं पुनः, और कुछ जो सोडियम पोटेशियम है इनको भी सोख लेते हैं, लेकिन जो अधिक होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। त्वचा पसीने के माध्यम से निकालती है, हानिकारक द्रव्य निकालती है, पानी निकालती है, और नमक, लवण जिसको बोलते हैं, साल्ट्स। यकृत क्या करता है, पित्त के माध्यम से कुछ निकालता है, पित्त में भी तो चला जाता है, तो वहां भी निकाल जाता है, और कुछ अपना फंक्शन भी करता है, जिससे कि ये ऐसे जैसे मान लीजिए घुलनशील नहीं है, और यूरिन के माध्यम से वही जा सकता है जो जल में घुलनशील हो, तो ये क्या करता है, यकृत घुलनशील बना देता है और उसको निकाल देता है। बढ़िया द्रव्यों को मल के माध्यम से निकाल देती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाष्पशील हानिकारक पदार्थ, अल्कोहल, अमोनिया, देखिए श्वसन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए ये भी उसमें काम करते हैं, लेकिन मेन जो है किडनी का रोल माना जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया सिस्टम है। देखिए इसमें क्या है, हम लोगों ने कहा था ना कि बनाना क्या है, बनाना है हमको, और मशीन कौन है, मशीन पाचन तंत्र है, यही तो बना रही है। अब इसमें मुख, लार ग्रंथियां, अन्नलियां, आमाशय, पक्वाशय, क्रोम ग्रंथि, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब आंत। अब क्या है, लार ग्रंथियों से देखिए यहाँ जैसे आपने खाना खाना शुरू किया वैसे लार ग्रंथियां निकलने लगी। 3 पेयर होती है लार ग्रंथियां, तो 3 पेयर लार ग्रंथियों ने क्या किया, यहां से निकालना शुरू किया, और कुछ जो है यहीं पर आपके पास मिला क्या, आपको कार्बोहाइड्रेट मिले। देखिए पाचन तंत्र विभिन्न खाद्य पदार्थों को पचाकर इस रूप में बदलता है कि शरीर उनका उपयोग ऊर्जा वृद्धि के लिए कर सके। कैसे, ताकि इनसे बना सके रक्त, ये उसका अर्थ है। तो जैसे ही आप खाद्य को किसी खाद्य सामग्री को मुंह में दांतों द्वारा चबाएंगे, तो चबाने काम क्या हुआ, ये फिजिकल वर्क हुआ, ठीक है, मैकेनिकल जिसको बोलते हैं। तो इस दौरान मुंह के आजू बाजू मौजूद लार ग्रंथियों से लार निकलकर उसे मिलती है। लार एक क्षारीय द्रव्य है, ये हमेशा सुन लीजिए, लेकिन नहीं, क्षारीय तो नहीं है, क्षारीय नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है। लार एक क्षारीय द्रव्य नहीं है। लार थोड़ा सा, देखिए पीएच जो है, pH 7 डिसाइड करता है कि आपका क्षारीय है कि वो। pH 7 जो है जल का होता है, जो उदासीन कहलाता है, न्यूट्रल। अब उससे कम है, अगर pH 7 से कम है तो वो अम्लीय, और pH 7 से अधिक है तो यही नोट कर लीजिए, pH 7 उदासीन है, न्यूट्रल है, pH 7 से कम है, pH 7 से कम है तो अम्लीय, और pH 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो लार एक अम्लीय द्रव है। क्यों इसका यह है कि लार का लगभग 6.8 होता है, इसलिए वो अम्लीय द्रव है। और ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा में बदलती है, कुछ निकाल देता है, कुछ शर्करा को बनाता है। और इसीलिए अगर रोटी को ऐसे भी आप खा लीजिए तो आपको, चूंकि वही लार ग्रंथियां हैं और वो कुछ एक आध उसमें से एंजाइम्स मिलते हैं जिनकी वजह से आपको रोटी मीठी लगती है। क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और शर्करा बदलता है, यानी शुगर में, ग्लूकोज के किसी दूसरे फॉर्म बदलता है, फ्रक्टोज में या वो किसी उसमें, लेकिन वो शर्करा मतलब शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और उस ग्लूकोज के कन्वर्शन से आपको लगता है कि रोटी मीठी हो गई है, ठीक। और खाद्य पदार्थ को पतला करती है, खूब पचाती है, क्योंकि ब्रेक करती है, उसको मिलाती है, और मिलाने के बाद उसको धीरे धीरे उसको एक, ताकि पतला करके, मतलब एक बोलस के रूप में, और उसको शरीर के नीचे
उसमें आमाशय में उसको पहुंचा देती है। आमाशय क्या है? एक बड़ी थैली है, देखिए आया, यहाँ पर आया, जैसे ये आए ये आपकी जिसको बोलते हैं ग्रास नली, ये ग्रास नली से आया, ये आमाशय है। आमाशय जे के आकार का है, तो आमाशय में आ गया। आमाशय में क्या, आमाशय ने क्या किया, देखिए पढ़िए, आमाशय ने क्या किया, आमाशय एक बड़ी थैली जैसा है, लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर इसकी क्षमता है, ठीक। जब इसमें लार मिला भोजन पहुंचता है तो आमाशय की दीवारों मौजूद ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलकर भोजन मिलता है, और जो मिलता है सो मिलता है मेन इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये मथता है, मथता माने उसको चर्निंग करते हैं, और ये लगभग 3 से 5 घंटे चर्निंग होती है, और फिर ये क्या होता है, पक्वाशी द्वार द्वारा ड्यूडेनम के में भेज देता है। अब देखिए ये मैं बता रहा हूं, जैसे ही भोजन यहाँ पर आया, ये जैसे यहाँ पर भोजन आया तो यहाँ पर एक द्वार होता है, ठीक। तो उस वो द्वार में क्या, यहाँ खूब, अब ये चूंकि अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक मिला हुआ है तो इसका लगभग 1.8 से लेकर 1.2 तक इसका पीएच हो जाता है, इतना अम्लीय, और ये यहाँ से आता है और बहुत तेजी से यहाँ, इसीलिए इसको मोड़ दिया गया है ताकि मुड़ जाए और इसकी गति कम हो जाए। बहुत तेजी से निकलता है यहाँ, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ चला जाता है। ये ड्यूडेनम का एरिया है शुरू का, ठीक। तो इस एरिया में आता है, ये इसको ग्रहणी बोल रहे हैं ना, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है। और ये देखिए आपका पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है। तो अब ये यहाँ पर आया और यहीं पर 5 घंटे करीब हुआ और आया, और ये पक्वाशय ड्यूडेनम के भेज देता है। पक्वाशय में पतली लेई के रूप में पहुंचे भोजन में पित्ताशय से एकत्र पित्त रस जो नलियों पक्वाशय में आता है मिलता है। अब देखिए इसको भी दिखा देता हूं ताकि थोड़ा समझे रहिए। अब ये है यकृत, यकृत बनाता है बाइल जूस, बाइल जूस पित्ताशय में आकर के गॉलब्लैडर में आकर के कंसंट्रेट होता रहता है, और जब आपका इस में यहाँ पर आता है कौन सा, जब फैट, जब फैट आता है, जैसे फैट आया वैसे ही मैसेज पहुंचता है कि फैट आना शुरू हो गया। जैसे फैट आना शुरू हो गया तो ये ड्यूडेनम से, ये पित्ताशय से मतलब गॉलब्लैडर से, ये एक यहाँ पे नली है, ये करके ये नली से आ करके और ये सीधे यहाँ इसमें चला गया, इसमें चला जाता है यहाँ पर। तो ये, और इधर से अग्नाशय से यहाँ से आ करके, और जो इसके हार्मोन्स है और एंजाइम्स है वो यहाँ पर आकर के, एंजाइम्स नहीं बनाता ये, हार्मोन्स और उसके जो रस होते हैं वो आकर के एक इस वाले में आकर के, और फिर ये इसमें मिल जाते हैं, किसमें, ड्यूडेनम में। तो आप समझ लीजिए कि पित्ताशय से यानी गॉलब्लैडर से, और गॉलब्लैडर से एक ऊपर से नली आएगी और पैंक्रियाज से एक नली जाएगी, दोनों मिलेंगी, दोनों मिलने के बाद वो तब जाकर के सीधे पहुंचेंगे कहां, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम का बहुत रोल होता है, ठीक है। पित्त रस जो नलियों द्वारा पक्वाशय में आता है मिलता है, पित्त और पक्वाशय से निकले रस भोजन की अम्लता समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ भोजन पहले अम्ल था, यहाँ पर जा था, जब स्टमक में आया था, जब स्टमक से आया था यहाँ पर आया था तो 1.8 से लेकर 1.2 पीएच का था। लेकिन ये आए गॉलब्लैडर से आया और जो अग्नाशय से आया मतलब पैंक्रियाज से आया, इन दोनों ने उसको क्या कर दिया, क्षारीय बना दिया, यानी वो उसका पीएच 8 के आसपास हो जाता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत क्षारीय, छोटी आंत भी अपना निकालती है भोजन। छोटी, देखिए छोटी आंत में तो आ गया, ड्यूडेनम जो है वो छोटी आंत का ही भाग है, लेकिन ये मत समझिए छोटी आंत में तो आ चुका है, तो भोजन अब छोटी आंत के दूसरे सिरे में जाता है। जैसे पहले जो है आपका ड्यूडेनम में आया, तो ड्यूडेनम पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है जेजुनम, तो जेजुनम में आया, छोटी आंत में नहीं आता, जेजुनम में आता है। और छोटी आंत भी क्षारीय, और इसमें क्षारीय ये भी रस निकालती है, मतलब आंत भी तो
छोटी आंत भी तो रस निकालेगी, वो भोजन मिलेगा और फिर उसको जो है जब हो जाएगा तो छोटी आंत की दीवारों में ही अवशोषण की बहुत बड़ी क्षमता होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो छोटी आंत की दीवारों से अवशोषण होता रहता है और भोजन आंतोगत से आगे बढ़ता जाता है। लगभग 7 मीटर लंबी छोटी आंत द्वारा 5-7 घंटों के दौरान भोजन के प्राय सभी आवश्यक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। थोड़ा बहुत 90% करीब आपका छोटी आंत अवशोषित कर लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी उसको चाहिए। उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, सब होगा। अब ये कहाँ पहुंचा, बड़ी आंत पहुंचा, बड़ी आंत पहुंचा हुआ। अब यहाँ भी पानी कुछ है तो पानी और इन्होंने साल्ट्स को फिर एब्सॉर्ब किया। यहाँ पर विटामिन बी और के और पानी और इनका हुआ। बड़ी आंत क्रिया 5-6 घंटों करती है, फिर जो निकल गया तो शेष अवशिष्ट हुआ मल के रूप में हुआ, बाहर निकल जाता है। तो 14-15 घंटे का समय लग जाता है। इसमें क्या है, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज और पानी। तो 6 चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और साल्ट्स और जल भी हमको प्राप्त होता है। नर्वस सिस्टम आ गया। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम, अब हमने कहा था ना कि नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोलर सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में है तो किसी ने कहा कि भाई हमको बनियान चाहिए 6 दर्जन। अब 6 दर्जन बनियान जाना है इस जगह, 5 दर्जन वहां जाना है, कहीं कम और ज्यादा मान लीजिए हो गई या कम ज्यादा पहुंचाया किसी ने, तो ये कौन बताएगा? कोई एक फैक्ट्री का मालिक होगा, जो मैनेजर होगा, तो वो मैनेजिंग सिस्टम जो है तंत्र करती है, ठीक है। बस इतना सरल शब्दों में ये महत्वपूर्ण तंत्र है। मस्तिष्क, देखिए ब्रेन, ऊपर ब्रेन है, ब्रेन और ब्रेन 2 पार्ट है। ब्रेन तो ये हो गया और दूसरा में स्पाइनल कॉर्ड। तो तंत्रिका तंत्र में पहला क्या हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इसमें शामिल हुए। अब इन दोनों से तंत्रिकाएं निकली, मतलब इन दोनों से कुछ नर्व्स निकली, वो नर्व कहलाएंगे। तो पहला तो हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड, इनके बाद इन सब में कुछ न कुछ संदेशवाहक तंत्रिकाएं होंगी। तो 3 चीजें हो गई, एक ब्रेन हुआ, एक स्पाइनल कॉर्ड हुआ और एक नर्व्स हुए, ठीक है। ये संस्थान सभी के शरीर के सभी संस्थानों पर नियंत्रण रखता है और नियमन भी करता है। कंट्रोलर और रेगुलेशन दोनों, इसको राजा कहते हैं। मस्तिष्क विचार, बुद्धि, विवेक, अनुभूति इत्यादि का केंद्र है। जो भी आप 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान लीजिए आप बोलते हैं, तो आप शब्द जो भी स्पर्श, रूप, रस, गंध सबका यही कराता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का बोध कराता है। तो ये कहाँ, ये संवेदनाएं आपके पास हाथों से, पैरों से इनसे आती हैं और पहुंचती हैं आपके ब्रेन में। और ब्रेन में फिर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको एनालाइज करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में पहुंचती है और दोनों लोग सोचते हैं कि ये किस तरह का है, और ये फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज माने विवेचना करते हैं कि भाई इस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई चीज देखा, आपने देखा कि कोई मक्खी आई है, तो मक्खी जब बैठी तो आपके तंत्रिकाओं ने सूचना दिया कि भाई मक्खी, ये एक बैठी हुई कोई चीज। तो ब्रेन ने क्या एनालाइज किया, उसका रूप देखा कि भाई ये किस तरह की है, तो अपनी कॉपी पलटी, उन्होंने फाइल पलटी, भाई इस तरह का कोई जीव है, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मक्खी जैसा लगता है। तो अब मक्खी जैसा लगता, तो अब वहां से ऑर्डर आया कि मक्खी हटा दो, मक्खी को, या मक्खी को मार दो। जो भी ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से आपको काम करना। तो 2 तरह की हुई, एक ऊपर जाने वाली जो असेंडिंग नर्व्स होती हैं और दूसरे डिसेंडिंग नर्व्स। तंत्रिकाएं के कार्य देखिए, दृश्य श्रवण विभिन्न, हाँ, तंत्रिकाएं नर्व के कार्य विद्युत के तारों से, जैसे विद्युत के तार हैं बिल्कुल उसी तरह है,
जैसे धातु के तार एक दूसरे संदेश ले जाते हैं, वैसे ये भी ले जाते हैं, और वो भी जैसे थोड़ा बहुत कवरिंग होती है वैसे इनकी भी कवरिंग होती है। तंत्रिकाएं सारे शरीर फैली होती है, कुछ तो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं, तो जो ब्रेन वर्क से निकलती है उनको जो है क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। कुछ ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व्स हो गई, और जो स्पाइनल से निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल वाली हो गई, स्पाइनल नर्व्स हो गई। तो दो तरह हुई। तो 12 क्रेनियल नर्व्स कौन है? 12, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स 12 है, और 31 जोड़ा आपके स्पाइनल नर्व्स है, ये इन्होंने बताया। मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं। अब देखिए मस्तिष्क में जब आए तो मस्तिष्क के दो भाग, एक लघु मस्तिष्क जो पीछे होता है, और दूसरा बृहद मस्तिष्क जो आपके सामने वाला भाग है, ठीक। पीड़ा, स्पर्श, गर्मी, सर्दी इत्यादि का ज्ञान करवाते हैं। कुछ चिंतन मनन का कार्य करते हैं, याददाश्त, सभी बृहद मस्तिष्क बायां हिस्सा शरीर के दाएं भाग पर। हाँ, अब ऊपर जब कंट्रोलिंग बात आएगी तो बायां जो मस्तिष्क है वो राइट के भाग को कंट्रोल करता है, और जो राइट वाला है वो बाएं को कंट्रोल करता है, और दोनों का जो मिलन है वो मेडुला से उसका ट्रांसफर हो जाता है, मेडुला से अलग हो जाता है। दोनों वो उधर वाली नर्व इधर चली जाती है, और यहाँ से इधर वाली नर्व चली जाती है, मेडुला से उनको क्रॉस हो जाता है। इसीलिए बायां भाग का कंट्रोलर राइट वाला है, और लेफ्ट का कंट्रोल राइट वाला कंट्रोल लेफ्ट वाला है। लघु मस्तिष्क विभिन्न पेशियों की गतियों पर नियंत्रण रखता है। तो लघु मस्तिष्क को जो हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं, इसको सेरेब्रम बोलते हैं। बृहद मस्तिष्क को सेरेब्रम CEREBRUM सेरेब्रम बोलते हैं, और उसको सेरेबेलम बोलते हैं। तो सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम आपकी पेशियों गतियों पर नियंत्रण रखता है, शरीर के जोड़ों की गतियां, चलना फिरना, इनका नियमन करता है। अब आया आपके पास मस्कुलर सिस्टम। अभी आगे अभी पढ़ाए, थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा बहुत रोक दे, बताइए। अभी ज्यादा है सर, रोक दीजिए। अच्छा ठीक, तो चलिए आप यहीं तक आज करते हैं, बाद में हम पढ़ा देंगे किसी समय। तो हम लोगों ने 6वें तक पढ़ा है, और पेशी तंत्र हम लोग मस्कुलर सिस्टम से आगे पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप लोग ऐसे जुड़े रहिए। धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोगों को जितना ज्ञान होगा, ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, और जब जितना ज्ञान आपको मिल जाएगा आपको लगेगा आपको अज्ञानी है। यही ज्ञान का सर अग्नाशय जो है वही तो स्टमक है ना? है? नहीं अग्नाशय पैंक्रियास नहीं, एक बार वो फोटो ले, हाँ ये वाला जो है, ये अमाशय आमाशय तो वही स्टमक है, वही स्टमक है ना अमाशय? हाँ, ये आमाशय बना तो है, ये देखो स्टमक बना। हाँ वही आमाशय, देखिए इसके हिंदी शब्द में आमाशय में तो आम आशय समझ लीजिए कि नॉर्मली पहले वही जाता है खाना। अग्न्याशय ये पैंक्रियास कहा गया है, इसीलिए आयुर्वेदिक में पैंक्रियास को 3रे नंबर की उंगली में रखा गया है, आप देखिएगा। तो पित्ताशय गालब्लेडर हो गया, पित्ताशय का पित्त का आशय, पित्त। और ग्रहणी के माने ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है। तो स्प्लीन सर कहाँ है? ये स्प्लीन सर, स्प्लीन तिल्ली नहीं, स्प्लीन इसमें है नहीं, अरे बनी नहीं है, कहीं यहीं पर होगी। तिल्ली दिखाया नहीं है, तिल्ली का इसका पार्ट नहीं है, तो दोनों अपने पार्ट दिखा रहे हैं। तिल्ली यहीं पर तिल्ली है, यहीं पर, वो भी स्टमक के जस्ट नीचे। पैंक्रियास सर क्या जो है, इन ऑर्गन है का? ये जो है यांग है, इन होगा ना ये? नहीं, ऐसा पैंक्रियास को अलग से नहीं कहा गया है, लेकिन पैंक्रियास जो है, जो लीवर वाला है ना, वो, अरे जो आपका स्प्लीन है ना, स्प्लीन है, हाँ। स्प्लीन के साथ ही इसको रखा गया है।
जहाँ 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 अलग से स्प्लीन का वो जहाँ स्प्लीन आप करते हो उसी जी, में जी। आयुर्वेदिक में स्प्लीन पे ही ट्रीटमेंट अग्नाशय का होगा। हाँ, वही ज्वाइंट पे जो है, इन ज्वाइंट पे ही होगा। हाँ, उसी joint पे होगा। ठीक और सर, ठीक। जहाँ कहीं उन्होंने अलग अलग दाएं बाएं की तरफ से किया वहां उन्होंने दाएं में स्प्लीन रख दिया है और बाएं पे पैंक्रियाज, राइट में पैंक्रियाज कर दिया है, राइट में पैंक्रियाज कर दिया, लेफ्ट में स्प्लीन कर दिया है। लेफ्ट में स्प्लीन कर दिया है जो है। हाँ। तो जैसे उसमें पैर में देखिए ना, जो डॉक्टर वॉल ने क्या किया है, डॉक्टर वॉल ने लेफ्ट में स्प्लीन कर दिया, राइट में पैंक्रियाज कर दिया। हाँ, हाँ, वही जो है। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत नहीं, धीरे धन्यवाद। धीरे सब समझ में आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आएगा, बिल्कुल पढ़ेंगे जितना पढ़ते जाएंगे उतना समझ में तो आता रहेगा। बिल्कुल श्योर। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।